वंदे भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सरकार द्वारा और साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं खेती के स्तर को बेहतर बनाने की ओर, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। क्या कुछ खास है हमारे इन तीनों सेगमेंट्स में आज जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हमारे किसान भाई बहन यानी कि आप लोग गेहूं की पछेती बुआई करते समय किन बातों को ध्यान में रखें, इसके बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं कि फरवरी के माह में ही बहुत अधिक तापमान बढ़ता है, जिससे कि किसान भाइयों को बड़ा खतरा रहता है और उसमें पैदावार घटती है अधिक तापमान की वजह से। तो सबसे पहले तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो भी गेहूं की बिजाई करें तो उसमें जो क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज हैं, जो खास तौर पे अभी जो पकाव के समय जो गर्मी को जिनको सहन करने की क्षमता हो, वही किस्में किसान भाई बोएं। और जैसे कि अभी जितनी भी किस्में आ रही हैं गेहूं में पिछले 5-6 वर्षों में, वो ज़्यादातर किस्में जो वो है सूखा के प्रति भी और जो अधिक तापमान जो पकाव के समय होता है उसके प्रति सहनशील हैं। तो किसान भाई कोशिश करें कि नई किस्मों का बीज लें, और जो भी आपके क्षेत्र में नज़दीक कृषि विश्वविद्यालय हो या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, जैसे कि करनाल में हमारा गेहूँ एवं जो अनुसंधान संस्थान है, IRI का जो एक रीजनल क्षेत्र है करनाल में, और दिल्ली में हमारा IRI का जो बीज का उत्पादन इकाई है, उसके अलावा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, तो इन सभी से संपर्क करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइमेट रेजिलेंट जो अभी की निकली हुई कुछ एक जो पछेती बिजाई के लिए किस्में हैं, कुछ एक का नाम मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र आता है, तो उसके लिए 5-6 किस्में अभी पछेती बिजाई के लिए हैं, जिसमें कि एक किस्म है HD 3271, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की किस्म है। उसके अलावा एक HD 3298, ये भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की किस्म है। तो इसका बीज ज़्यादातर कॉरपोरेशंस पे भी, NSC के पास भी, और हमारे जो करनाल का क्षेत्र जो केंद्रीय क्षेत्र है पूसा संस्थान में, तो हमारे KVKs भी काफ़ी मात्रा में इसका बीज पैदा करते हैं। और जो जितनी भी हमारी राज्यों की विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से इन वैरायटीज़ का बीज ले सकते हैं। इसी तरह पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से एक किस्म है PBW 771, ये भी पछाती बिजाई के लिए इन्हीं क्षेत्रों के लिए जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए बहुत अच्छी है। एक HI जो है 1621 किस्म है, जो कि हमारे इंदौर क्षेत्र की जो केंद्रीय क्षेत्र की किस्म है। ये भी जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र आता है, उसके लिए है। तो ये 4-5 किस्में आप देखें, इनका बीज आपको निश्चित रूप से उपलब्ध होगा, इनको आप लगाएं। तो किसान भाई अगर पछेती बिजाई करना चाहते हैं तो इन किस्मों का बीज
की उपलब्धता देखें, ताकि उनको बाद में जो फरवरी के माह में, क्योंकि 75 बिजाई में आमतौर पर होता है कि उस समय फसल काफ़ी जो अर्ली अवस्था में होती है और उससे जो अधिक गर्मी पड़ती है तो उसमें बड़ा जल्दी से पकाव होता है और उसमें दाने नहीं भर पाते ढंग से या दाने बनते नहीं हैं। तो उन समस्याओं को देखते हुए किसान भाई, उनकी अवधि भी कम होती है, क्योंकि इसी वजह से वो जो उस समय तक समय की बिजाई की फसल है उसके बराबर ही उसकी पकाव की अवधि होती है और उसमें जो गर्मी को सहन करने की क्षमता भी होती है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, केचुआ खाद बहुत ही फायदेमंद साबित होती है हमारी खेत की मिट्टी के लिए भी और साथ ही साथ हमारी उपज के लिए भी। लेकिन केचुआ खाद बनाने की एक विधि होती है, अगर आप उसे जान लें तो ये आपके लिए फायदेमंद बहुत ही ज़्यादा साबित हो सकती है, आपके लाभ को भी कई गुना तक बढ़ा सकती है। तो क्या है केचुआ खाद बनाने की पूरी विधि, आइए बताते हैं आपको इस सेगमेंट के माध्यम से। जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवों का भंडार है। इसके उपयोग से जमीन में मौजूद लाभदायक जीवाणु और केंचुए भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये कार्बनिक अवशेषों को गलाने में भी मदद करते हैं। इसके नतीजे में पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व, एंजाइम और हार्मोन संतुलित मात्रा में प्राप्त होते हैं। जीवामृत को आसानी से और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए देसी गाय का गोमूत्र, उसका गोबर, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी जिसमें रासायनों का इस्तेमाल न किया गया हो, और पानी। स्वास्तिक चौहान हिमाचल के रोहड़ू में रहते हैं और वो खेती के प्राकृतिक तरीके अपना रहे हैं। खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे, ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं, इसमें डालते हैं ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का
इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छाँव में सुखाते हैं। छाँव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे, तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। देखते रहें कृषि दर्शन। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान उत्पादक संगठन यानी कि जिसे हम आमतौर पर एफपीओ के नाम से जानते हैं, ये हमारे छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बता दें कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमारे किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिलते हैं, प्रसंस्करण की ओर वो जागरूक होते हैं और हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो एक कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे उन्हें हर तरह का सहयोग मिलता है। ऐसा ही सहयोग पाया है ओडिशा के कंधमाल के एक किसान ने, जो हल्दी उपजाते हैं। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है एफपीओ से जुड़कर, आइए आपको दिखाते हैं उनकी दास्तान। कंधमाल उड़ीसा का एक जिला है। हालांकि ये प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत जगह है, मगर इसकी असली पहचान हल्दी से है। यहाँ उगने वाली खुशबूदार, जायकेदार और चटक रंग वाली हल्दी दूर दूर तक मशहूर है। यहाँ का आदिवासी समुदाय सदियों से इसकी खेती करता आ रहा है, वो भी जैविक तरीके से।
ऐसा तरीका जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। कंधमाल की जलवायु भी हल्दी के अनुकूल है। यही कारण है कि यहाँ हल्दी की उत्पादकता काफी ज्यादा है। आंकड़ों से पता चलता है कि यहाँ करीब 13,000 हेक्टेयर पर हल्दी की खेती हो रही है। कंधमाल हल्दी का विदेशों में भी बहुत बड़ा बाजार है, जहाँ इसके इस्तेमाल खास तौर से सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। 2021 के दौरान कंधमाल के दारिंगबाड़ी ब्लॉक भी एक किसान उत्पादक संगठन बनाया गया। इस एफपीओ ने किसानों को समझाया कि अगर वो हल्दी की गांठ न बेचकर उसका प्रसंस्करण करेंगे और ब्रांड बनाकर बेचेंगे तो कहीं बेहतर भाव पा सकेंगे। किसानों ने ऐसा ही किया और अब उनकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कंधमाल के किसानों का एफपीओ मुख्य रूप से हल्दी पाउडर के कारोबार में लगा है। पाउडर बनाकर उसे पैक करता है और ब्रांड बनाकर बाजार में उतारता है। कारोबार बढ़ा तो कंधमाल का किसान उत्पादक संगठन बड़ी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजना बना रहा है। हम SFAC से 2020-21 से हम अप्रूवल पाया है कि दारिंगबाड़ी में एक ऑर्गेनिक टर्मरिक का एपीओ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आफ्टर दैट हम दारिंगबाड़ी आकर 10-15 विलेज को मीटिंग किया, अवेयरनेस किया कि एपीओ का माध्यम से क्या क्या फार्मर को बेनिफिट मिलेगा और उस गवर्नमेंट का क्या उसमें अवदान है, गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, वो सब 10-12 बार और 10-15 विलेज को मीटिंग करने के बाद हम इधर एक ऑफिस है पथप्रांत, उसमें मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद वो 15 विलेज 10 डायरेक्टर को सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद एनसीए में हम रजिस्ट्रेशन किया अप्रैल मास 2021 में। आफ्टर दैट हम अभी 500 फार्मर को इकट्ठी किया। पहले क्या हो रहा था कि वो परंपरागत तो ऑर्गेनिक हल्दी पहले फार्मर सब चाष कर रहे थे। अभी जब हमारा एपीओ हुआ, एपीओ माध्यम में वो हमको हल्दी वो सेल किए हैं बाज़ार में। पहले क्या हो रहा था कि साहूकार को वो हल्दी भेज रहे थे, जितना मार्केट का रेट है उससे कम रेट में दे रहे थे और साहूकार भी सेम टाइम में पैसा नहीं दे रहे थे, 4 मास 6 मास डिले कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम एपीओ से मार्केट का जो रेट है 1 रुपया ज़्यादा देकर हम एपीओ में परचेज कर रहा हूँ और एपीओ का माध्यम में हम उसको ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, मार्केट सॉर्टिंग कर रहा हूँ, पैकेजिंग करके ब्रांडिंग कर रहा हूँ। अभी हम ऑनलाइन जेम पोर्टल में ONDC पोर्टल में हम सेल कर रहा हूँ और बाहर स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर का माध्यम में हम सेल कर रहा हूँ। तो अभी उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो अभी कितना इम्प्रूव हुआ है। पहले क्या हो रहा था कि सागर कुछ पैसा नहीं दे रहे थे, कुछ सब्जी दे रहे थे, कुछ उसका ड्रेस या कुछ ग्रोसरी सामान दे रहे थे। लेकिन अभी हम डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं और एवरेज 1 किलो में उसको 4-5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए उनका अभी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया।
आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे नेशनल बैम्बू मिशन की, यानी कि राष्ट्रीय बांस मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत ही इस उद्देश्य से की गई है कि देश भर में बांस की खेती को बढ़ावा दिया जा सके, हमारे किसानों को, हमारे देश के जो युवा हैं उन्हें इस ओर जागरूक किया जा सके। और बता दें कि इस मिशन के तहत उन्हें आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाती है। तो क्या है ये मिशन, आइए विस्तार से जानते हैं इस सेगमेंट के माध्यम से। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेती हर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है।
तो ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। आपको ये बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारा ये एपिसोड पुनः देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।